टारगेट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल एनसीईआरटी के क्लास 9 का फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर लिया था, जिसमें हमने जो हमारे आसपास के पदार्थ का जो लेसन है उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था। ठीक है, तो आज उसी के आगे हम लोग आगे की पढ़ाई जारी करेंगे और उसी के आगे सीखेंगे। जैसा कि हमने कल देखा था कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो आयतन घेरते हैं, उनका अपना आयतन होता है और वो कुछ स्पेस घेरते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो पदार्थ से ना बनी हो। सभी वस्तुएं पदार्थ से ही बनी होती हैं और ये सभी वस्तुएं क्या करती हैं? स्थान घेरती हैं। और कल हमने पढ़ा था कि हमारे पुराने दार्शनिक की किताबों में भी ये बात पाया जाता है कि जो 5 ही मूल तत्व हैं जिनसे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, और उन 5 मूल तत्वों का नाम वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश था। तो इस सब चीज़ों के बारे में पहले से ही शास्त्रों में और दार्शनिक किताबों में मिलती है। तो चलिए, इसमें हमने पदार्थों के भौतिक, देखिए 2 चीज़ें हमने इसमें पढ़ा था कि पदार्थों को भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को 2 भागों में बांटा है, एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक प्रकृति के बारे में। तो इस लेसन में हम लोगों ने पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखा था, जिसमें हमने पहला चीज़ पढ़ा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। दूसरा हमने पढ़ा था कि पदार्थों का अभिलाक्षणिक गुण है कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जाना था कि कैसे पानी में बिना उसका जल का स्तर बढ़े हुए उसमें चीनी घोलते हैं तो घुल जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ जगह उसके कणों के बीच में खाली है जहाँ पर चीनी के कण जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद हमने एक और गुण पढ़ा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें हमने बिहू जो नृत्य है उसमें नर्तकों के एक दृश्य देखा था, जिसमें सब लोग एक दूसरे को पकड़ के नृत्य कर रहे होते हैं। वैसे ही कण भी हैं, कण एक दूसरे को पकड़े रहते हैं और गति भी करते रहते हैं। अच्छा, तापमानों को अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो पदार्थों के कणों का जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और उनका गति जो होता है बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज़ है, पदार्थों के कणों की गति कितनी भी बढ़े, लेकिन पदार्थ जो है वो कभी भी, पदार्थ में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कितना भी गति करें लेकिन वहीं रह जाते हैं। जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कमरे का, कि कमरे के अंदर मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वो अगर गति भी करती हैं, कितना हो तेजी से गति करती हैं, फिर भी कमरा स्थिर रहता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे आज, जिसमें हमने ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस कर लिया था कि पदार्थ जो होते हैं, जो भी पदार्थ ठोस होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि उनका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। याद रखिएगा, पदार्थ की अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। मुख्यतः अवस्थाएं 3 हैं, इसके अलावा भी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः अवस्थाएं 3 ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। जिसमें हमने पहला कल पढ़ा था ठोस के बारे में। तो ठोस की खासियत ये होती है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और हम इस पर बाह्य बल लगाकर इसका आयतन में परिवर्तन नहीं लगा सकते हैं। ये टूट सकता है लेकिन परिवर्तन नहीं ला सकता है। ठीक है, इसमें 2 एग्जाम्पल और था, जैसे रबड़ बैंड है। तो रबड़ बैंड में एक सवाल है कि क्यों रबड़ बैंड को खींचा जा सकता है, इसका आकार तो बदल जाता है खींचने पर, लेकिन देखिए एक खासियत देखिए कि रबड़ बैंड पे जब तक हम बल लगाए रहते हैं तब तक वो अपना आकार बदलता है, जैसे ही बल हटाते हैं फिर से अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। उस तरह चीनी है, चीनी के बारे में था कि चीनी को जिस बर्तन में रखे वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। अगर उसे गोल बर्तन में रखे तो गोल हो जाएगा, अगर उसे हम लंबे बर्तन में रखे तो लंबा हो जाएगा। तो इसमें यह था कि चीनी का आकार कहाँ बदला, चीनी के जो कण का आकार है वो तो वही है ना। ठीक, इसके बाद स्पंज की खासियत थी कि स्पंज तो ठोस है तो फिर इसे दबाया कैसे जा सकता है, जबकि हम पढ़े हैं कि ठोस वस्तुओं को दबा नहीं सकते हैं। तो देखिए ये सब स्पेशल केसेस हैं। स्पंज ठोस होता है लेकिन फिर भी इसे हम संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं, क्योंकि स्पंज के छोटे छोटे बीच जो स्पेस होते हैं जिसमें छिद्र में हवा भरा रहता है, जैसे उसे हम दबाते हैं उसमें से हवा निकल जाता है, फिर जैसे छोड़ते हैं फिर उसमें हवा भर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव अवस्था। देखिए, द्रव अवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे और समझेंगे कि द्रव अवस्था क्या होता है। तो द्रव का सबसे बड़ी 2 खासियत जानिए कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। इन दोनों मुख्य बिंदुओं को लिख लीजिएगा कि आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन द्रव का निश्चित होता है। द्रव को आप जिस भी बर्तन में डाल देंगे वो उसका आकार ले लेगा। ठीक है,
और वो तरल होता है, दृढ़ नहीं होता है। इसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे द्रव में कैसे घुल जाती हैं और जो जीवन जल के अंदर रहने वाले जीवों को जीवन प्रदान करती हैं, और वो उन्हीं गैस का इस्तेमाल वो लोग सांस लेने में करते हैं। इसके बारे में भी कल हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या होती है? तो गैस हम लोग जानते हैं, गुब्बारे में गैस भरते हैं, सिलेंडर में भी गैस भरा होता है। या अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, सिरिंज ले लें और उसको खींच लें, ठीक है, तो उसमें से हवा खींचे, हवा खींच के अगर ऊपर का हम उसका ऊपर वाला हिस्सा अगर बंद कर दें और तब उसको दबाएं तो दबता नहीं है, पूरी तरह से नहीं दबेगा, क्योंकि इसका मतलब इस खाली जगह पे कोई ना कोई है, जिसको क्या बोलते हैं? गैस। तो अब इसकी कुछ खासियत होती है। पहला खासियत ये होता है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, इसको दबाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे घरों में जो खाना बनाने में इस्तेमाल होता है एलपीजी, या अस्पतालों में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर इस्तेमाल होता है, उसमें गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रखा गया होता है। या गाड़ियों में जो ईंधन के रूप में सीएनजी का इस्तेमाल होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा दाब प्रेशराइज करके उसको दबा के उसमें रखा गया है, तब जाके उतने छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा गैस की मात्रा उसमें भरी हुई है, ठीक है। और उसे कंप्रेस करके ही हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। अगर एक सिलेंडर को अगर हम गुब्बारे के रूप में फैलाएं, अगर उसको फुलाएं, जो एक सिलेंडर में गैस भरा होता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसका आकार जो है हमारे कमरे के बराबर हो जाएगा। तो बताइए, और उसको हम सिलेंडर में भर देते हैं तो कितना छोटा हो जाता है। आसानी से उसको ढो के ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, रसोई घर में रख सकते हैं, खाना बना सकते हैं। अच्छा, एक बात और सुनिए, जो सिलेंडर में गैस भरी होती है उसके पास कोई गंध नहीं होता, गैस के पास कोई गंध नहीं होता, और गंध के बिना रसोई में प्रवेश को हम जा सकते हैं। अगर हम खाना पका रहे हैं और हमें गैस नहीं आएगी, तो हमें गंध नहीं आएगा, तो हम उसमें जाएंगे, और अगर गलती से वो लीक कर रहा हो और अगर हम माचिस जला दें तो पूरे घर में आग लग जाएगा। इसीलिए उसमें खाने के गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है, वहाँ पे हो गया, गैस में हम लोग अलग से गंध वाली चीज़ें मिलाते हैं ताकि हमें पता लगे कि सिलेंडर लीक कर रहा है या गैस निकल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खाना बनता है तो गांव में कहीं पूड़ी उड़ी बनता है तो पूरा गांव में जब उसमें फ़ौरन डाला जाता है तो पूरा गांव महक उठता है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? फ़ौरन वहाँ पड़ा, वहाँ से गैस निकली और गैस हवा में मिल गई और हवा से पूरे गांव के वातावरण में फैल गई, जिसकी वजह से हमें लग गया कि आज पूड़ी बन रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है। इसके अलावा घर में भी अगर भोजन बनता है, खूब बढ़िया अगर स्वादिष्ट भोजन बनता है और घर में मम्मी और अगर बहन कुछ बना रही होती हैं, तो उसकी भी गंध जो हवा में मिलकर चारों तरफ घर में फैल जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि आज क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये गैस के कण हैं, छोटे छोटे, जो हवा में मिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत चलते रहते हैं और वो अनियमित गति करते रहते हैं, ठीक है। ठीक, इसको हम लोग समझ लिए। तो देखिए यहाँ पे एक समझाया भी है ठोस के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया है कि ठोस जो होता है, देखिए ठोस में जो कण होते हैं कितने पास पास है, उनके बीच कोई खाली जगह नहीं, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। द्रव में कणों के बीच में खाली जगह है, इसमें दूसरे पदार्थों के कण आ सकते हैं। इनके पास ये भी गति करते हैं, द्रव वाले कण भी गति करते हैं और गैस वाले कण भी गति करते हैं, लेकिन इसके बीच में जगह कम है तो कम गति करेंगे, ये ज़्यादा गति करेंगे, और गैस वाले सबसे ज़्यादा गति करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदला जा सकता है? तो आइए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, यानी कि हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं क्या वो अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हमारे आसपास ही पाया जाता है, ठीक है। ठोस जैसा बर्फ, द्रव जैसे जल और गैस जैसे जलवाष्प, इन तीनों अवस्थाओं में पानी पाया जाता है, ठीक है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि उनकी अवस्थाएं बदलती हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किसी भी पदार्थ की अवस्था बदलने में तापमान का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर बर्फ है, ठोस है, अगर उसे हम गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। यानी कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं
और उष्मा के द्वारा जो ऊर्जा उन कणों के बीच में आकर्षण बल को पार कर लेती है और इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। और ऐसी अवस्था जब वो ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि हमको पता है कि जो वस्तु ठोस होते हैं तो ठोस के जो कण होते हैं उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है तो वो थोड़ा कम होती है, और जैसे ही उसको हम ऊर्जा देते हैं, बाहर से तापमान देते हैं, तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। और गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ता है और इतना तेजी से बढ़ जाता है कि वो जो ठोस की सीमा है उसको खत्म करके पार कर जाता है, जिसकी वजह से वो अपना आकार बदल लेता है और किसमें बदल जाता है, द्रव में। ठीक, तो ताप दिया है कि जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वही गलनांक कहलाता है। ये डेफिनेशन बन गया। आप लोग हेडिंग देंगे गलनांक, गलनांक का लिखेंगे डेफिनेशन कि जिस वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल की ताकत को दर्शाता है। अगर किसी पदार्थ का गलनांक अधिक है, इसका मतलब किसी भी ठोस का अगर गलनांक अधिक है, इसका मतलब उसके कणों के बीच में आकर्षण बल भी बहुत अधिक है। और अगर गलनांक कम है, इसका मतलब उसके कणों के बीच में आकर्षण बल भी कम है। एग्जाम्पल में अगर हम बर्फ ले लें और लोहा ले लें, दोनों को अगर आग में रखें तो बर्फ जो है आग पाते ही पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, वो तुरंत उनको ऊर्जा मिलता है और तुरंत अपना जगह बदल देते हैं और द्रव बदल जाते हैं। और लोहे का उदाहरण लें तो लोहे में क्या होता है कि लोहा भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो जैसे ही उसे हम गर्म करते हैं तो उसकी खासियत ये होती है कि उसके भी कण गति करते हैं, लेकिन उसे और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और तब जाके वो द्रव में बदलता है। यानी कि जितने भी ठोस हैं वो सभी द्रव में बदलते हैं, बस अंतर ये है कि सबका गलनांक अलग अलग है। किसी के कणों के बीच में आकर्षण बल कम है, किसी के कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक है। जिसके कणों के बीच में आकर्षण बल कम है उसे आसानी से द्रव में बदला जा सकता है, और जिसके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक है उसे आसानी से द्रव में बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए पानी जल्दी द्रव में बदल जाता है और लोहा जल्दी द्रव में बदलता नहीं है, लेकिन बदलेगा जरूर, लेकिन जल्दी बदलता नहीं है। अब देखिए इसमें अलग अलग पदार्थ, जैसे बर्फ का गलनांक दिया 273 केल्विन, ठीक है, यानी कि गलने की प्रक्रिया, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है, ये चीज़ होता है। आप देखिए किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। दिया है कि अगर हम पानी को बर्फ को गर्म करते हैं तो वो द्रव बदलता है, लेकिन बर्फ का जितना तापमान है उतना ही तापमान पानी का भी है। यानी कि अभी बर्फ को तुरंत गलाते हैं तो जितना तापमान बर्फ का होता है उतना ही तापमान उसके गले हुए पानी का भी होता है। तो फिर हमने उसको जो गर्म किया वो ऊर्जा गया कहाँ, ठीक है, तो वो ऊर्जा गया उसकी अवस्था को बदलने में, ठीक है, वो ऊर्जा उसकी अवस्था को बदलने में बदल गया, ठीक है। तो आगे इस टॉपिक में अभी जो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि वो ऊर्जा किस में चली गई, वो ऊर्जा अवस्था को बदलने में चली गई, यानी कि ठोस से द्रव को बदलने में चली गई। अब उसको अगर हम ऊर्जा दें, अब हम उसको ऊर्जा देते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा जो होती है संचित होती है और धीरे धीरे उसका तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो चलिए इस पेज से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा और अच्छे से याद करिएगा, ठीक।